हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली ERP9 ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सेल टैक्स यानी कि वैट के बारे में बताऊंगा। वैट को टैली में इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको सेल टैक्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसके लिए थोड़ा वो काम किया है और कुछ आपके लिए ट्यूटोरियल बनाने का कोशिश किया है। होप आपको समझ में आएगा। एक्चुअली वैट को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको सेल टैक्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बहुत सेल टैक्स का एक ब्रीफ और बहुत ही बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि वैट क्या होता है और सेल टैक्स क्या होता है एक्चुअली। तो आइए शुरू करते हैं और होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ सेल टैक्स। सेल टैक्स, इसका छोटा सा आंसर होता है टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। व्हाट इज़ सेल। सेल करने के लिए 3 कंडीशन का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। गुड्स की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। दूसरी होती है वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ बदले में उसको मिलना चाहिए। उस यहाँ पर कहने का मतलब है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुड्स का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। सो नाउ नेक्स्ट जाते हैं हम। अब है मूवमेंट ऑफ गुड्स शैल डिसाइड विच टाइप ऑफ सेल टैक्स विल इम्पोज। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मूवमेंट ऑफ गुड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है सेल के लिए। तो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी वही सेल टैक्स वही डिसाइड करेगी कि कौन सा सेल टैक्स लगेगा। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन स्टेट है तो उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स वैट इम्प्लीमेंट होगा, इम्पोज होगा। अगर वो इंटर स्टेट है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर गुड्स मूव करती है तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल टैक्स यानी कि CST लगेगा। तीसरी, अगर वो हम आउटसाइड इंडिया उसको अगर हम भेजते हैं तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट सेल होगी। अब विद इन स्टेट क्या होती है। विद इन स्टेट का मतलब होता है जो सेल है वो सेम स्टेट होती है। जैसे कि अगर कोई गुड्स है हमने दिल्ली के दिल्ली में ही बेच दिया है, हरियाणा के हरियाणा में ही बेच दिया है, या फिर तमिलनाडु में बेच दिया है, मतलब कि उसी ही स्टेट में वो गुड्स है। एक शहर से दूसरे शहर चली गई, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली गई, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर वैट इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है, देखिए जैसे कि मैच होता है इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल, ODI इंटरनेशनल, मतलब दो देशों के बीच में। ऐसे ही इंटर स्टेट मीन्स दो स्टेट, जिसमें दो स्टेट इन्वॉल्व होंगी, वहाँ पर इंटर स्टेट सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, वैट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगी तो वहाँ पर इंटर स्टेट सेल हो जाएगी। इस एग्जांपल के लिए दिल्ली से अगर हरियाणा में हम लोग गुड्स को भेजेंगे तो वहाँ पर सेंट्रल सेल टैक्स लगेगी। हरियाणा से राजस्थान, पंजाब से UP, कर्नाटक से तमिलनाडु। और नंबर थर्ड है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब है अगर हम आउट ऑफ इंडिया उसको भेजेंगे तो वो एक्सपोर्ट होगी, इंटरनेशनल होगी। इसके अलावा भी कई सारी होती हैं, बट ये मैंने आपको जनरली बेसिक आइडिया दिया है। तो इसके अलावा एग्जेम्प्टेड सेल, बहुत सारी सेल होती हैं। आप आगे जाके अपने आप आती जाएंगी जब आप काम करेंगे या सीखेंगे या सेल टैक्स पढ़ेंगे। तो अब कुछ एक डेफिनेशंस या टर्म्स होती हैं जो इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टाइप ऑफ डीलर, एक पहला होता है रजिस्टर्ड डीलर। अब रजिस्टर्ड डीलर क्या होता है, जो फर्म रजिस्टर्ड विद द सेल टैक्स डिपार्टमेंट सेम स्टेट शुड हैव टिन नंबर एंड CST नंबर। कोई भी कंपनी या फर्म जो है और पार्टनरशिप अगर सेल टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होती है तो वो रजिस्टर्ड डीलर होता है, उसके पास टिन नंबर होता है और CST नंबर होता है। दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड डीलर। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि जो भी कोई फर्म या कंपनी है और सेल टैक्स डिपार्टमेंट में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड डीलर होगा,
उसके पास टिन नंबर भी नहीं होगा। ठीक है। तीसरा होता है इंटरस्टेट डीलर। जो फर्म रजिस्टर्ड होती है सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, लेकिन वो उस ही स्टेट में नहीं है, किसी अदर स्टेट का है। जैसे कि हमारी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और जो दूसरी कंपनी है वो फर्म है, पार्टनरशिप जो भी है, वो किसी दूसरी स्टेट में लाइक हरियाणा, कर्नाटका, केरला में है अगर रजिस्टर्ड है तो वो इंटर स्टेट डीलर हो जाएगा। ठीक है। कंज्यूमर जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो कि फाइनली एंड प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर होता है। एक हो जाता है कंपोजिशन डीलर। ये कंपोजिशन डीलर क्या होता है? फर्म रजिस्टर्ड विद सेल टैक्स डिपार्टमेंट अंडर कंपोजिशन स्कीम। फर्म नाइदर अवेल इनपुट क्रेडिट और नॉर परचेज इनपुट टैक्स इनवॉइस। कंपोजिशन एक स्कीम होती है सेल टैक्स के अंदर में। जैसे कि कोई छोटा डीलर है, वो छोटी कंपनीज होती है या छोटी कोई शॉप होती है, वो अपने अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि वैट के लिए हमको पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग ऑन ट्रांजैक्शन करना पड़ती है। तो वैट के अंदर में एक कंपोजिशन स्कीम होती है जिसके अंडर में उसको पूरे अकाउंटिंग नहीं रखनी पड़ती है। वो बस एक टोटल बस इतना रखता है कि मैंने इतना सेल किया था, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होती है, उसके ऊपर उसको टैक्स पे कर देता है, मंथली या क्वार्टरली जैसे भी होता है। और उसके लिए जो रिटर्न्स वगैरह होती हैं वो भी बहुत छोटी हैं। बट उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो भी इनपुट क्रेडिट जो होता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या होता है, उसका फ़ायदा नहीं कर सकता है और वो ना ही टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। मतलब कि जो भी वो टैक्स चार्ज करेगा उसका बेनिफिट उसका जो परचेज़र है वो उठा नहीं पाएगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको सेल टैक्स का एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे कि इनपुट टैक्स क्या होता है? जो भी हमने परचेज़ की है उसके ऊपर जो हमने टैक्स पे किया है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। अब इस बात को ध्यान पे रखिए, जो परचेज़ हमने की है उसके ऊपर, और जो भी लोकल परचेज़ की है, परचेज़ का मतलब है जो भी लोकल परचेज़ की है, मतलब विद इन स्टेट जो भी परचेज़ की है उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है वो इनपुट टैक्स होगा। दूसरा होता है आउटपुट टैक्स। जो भी हमने वैट के अंदर, मतलब कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो वैट के अंदर वैट की बात कर रहा हूँ, विद इन स्टेट। इंटर स्टेट के लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो दूसरा होगा आउटपुट टैक्स चार्ज ऑन वेट सेल। जो भी मैंने लोकल में सेल की है, टैक्स इनवॉइस जो इशू किया है या रिटेल इनवॉइस किया है, उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। टिन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द सेल टैक्स डिपार्टमेंट टू अ रजिस्टर्ड डीलर। ये 10 डिजिट का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे कि हमारी फ़ाइल को ईज़िली सर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या होता है? ये एक सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट है जो कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को इशू करेगा जब वो सेल करता है। इस इनवॉइस के बेसिस पे ही परचेज़र है जो टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है और ये हमको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, फाइलिंग करनी पड़ती है। अगला है रिटेल इनवॉइस। ये भी एक सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट है जो कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। ये एग्जेम्प्टेड सेल या फिर जब हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हैं तो इस केस में हम रिटेल इनवॉइस इशू करते हैं। इसके ऊपर टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता है। परचेज टैक्स, जो भी हम टैक्स पे करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर को, सो वो जो भी परचेजेज होती है वो परचेज टैक्स के लिए लायबल होती है और हम को ही वो अपनी पॉकेट से जेब से पैसा पे करना पड़ता है। ये कंपनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आ जाती है। अब देखिए हम बताएंगे आपको कि वैट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है जो हमको पेमेंट करनी है। सपोज़ कीजिए आपने आप मैन्युफैक्चर हैं, ट्रेडिंग भी हो सकता है, बट अभी यहाँ पर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग का दे रहा हूँ।
आपको मैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। आपने सपोज़ कीजिए एक रॉ मटेरियल आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ किया, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट वैल्यू थी वो 1,000 रुपये थी और उसके ऊपर 10% आपने टैक्स पे किया, तो जो टोटल जो आपने टैक्स इनवॉइस की जो वैल्यू पे की वो 1,100 आपने पे की। तो जो आपने पेमेंट उसने आपने मटेरियल ख़रीद लिया, तो आपकी जो वैल्यू है वो 1,000 वो परचेज़ में जाएगी और 10% वो इनपुट क्रेडिट में जाएगी। बट जो सेलर है वो ये 10% जो सेल 100 रुपये आपने चार्ज किया है वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देगा। ये उसके लिए वैट पेबल हो जाएगा, आपके लिए नहीं है। आपने तो अपने पॉकेट से 1100 आपने उसको पे कर दिया। फिर आपने एक दूसरे सेलर से मटेरियल बी ख़रीदा 500 रुपये का, उसके ऊपर भी आपने 10% वैट पे किया 50 रुपये। सो जो वो सेलर है वो 50 रुपये सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देगा। अब आप क्या करते हैं, ए और बी को मिला के और उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके आप एक प्रोडक्ट सी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर देखिए आप कि जो प्रोडक्ट ए है, रॉ मटेरियल ए है, उसका 1,000 आपको परचेज़ में जाएगा, 100 रुपये आपके इनपुट टैक्स में चले जाएंगे। रॉ मटेरियल जो बी है उसका 500 रुपये आपकी परचेज़ में आ जाएगी और 50 रुपये क्रेडिट में आ जाएगी, इनपुट टैक्स में आ जाएगी आपकी। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी होगी वो 1,500 हो गई। अब हम उसमें कुछ प्रोसेसिंग की थी तो ऑब्वियसली हम उसके प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हमने आप सपोज़ करो 20% अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 300 रुपये, तो टोटल जो प्राइस हो गया वो 1,800 हो गया। ठीक है, और हमने उसके ऊपर सेल करनी है हमने उसको, तो हमने 10% वैट लगाया, ये हमने 180 रुपये हमने उसके ऊपर वैट चार्ज किया। सो टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू हो गई है वो 1,980 रुपीज़ हो गई है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि हमको कितना पैसे हमको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन। जो वैट पेबल होता है वो वैट आउटपुट, तो जो ये आया है हमारा 180 रुपये, ये हमारा वैट आउटपुट है, माइनस वैट इनपुट। इनपुट मतलब जो भी हमने लोकल परचेज़ की थी उसके ऊपर जो भी हमने टैक्स पे किया वो हमारा इनपुट है। उसमें से उस अमाउंट को घटा के जो भी पैसा बचेगा वो हम सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 180 वैट आउटपुट है, 150 रुपये वैट इनपुट है, तो 30 रुपये हम सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। अब यहाँ पर एक और देखिए कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारा जो इनपुट टैक्स है वो 200 रुपये होता, हमने परचेज़ यहाँ पर ज़्यादा की होती तो हमारे पास माइनस 20 रुपये बचते। तो इसका मतलब है भी हमको कुछ भी पैसा जमा नहीं करना है, और ये जो 20 रुपये है वो अगले मंथ के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते, और अगले मंथ में जो भी हम सेल करेंगे हम सपोज़ करो उसमें हमारा जो पेबल है हमारा 200 रुपये है और टैक्स बेनिफिट सिर्फ 100 रुपये था, तो 100 रुपये प्लस 20 120, सो 150 माइनस 120 30 रुपये हम लोग नेक्स्ट मंथ में जमा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात जो समझने की वो है कि आप ये देखिए कि जो टोटल जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट था वो मेरा 1,800 का बिका। ठीक है, उसके ऊपर टोटल 180 रुपये सेल टैक्स बचता था, उसमें से मैंने 30 ही किया, तो बाकी ये 150 रुपये कहाँ गया? ये 150 रुपये सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही कलेक्ट कर लिया है, वो सेलर ए से और 100 रुपये और सेलर बी से 50 रुपये। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।